हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया है, मस्त है, जबरदस्त है और उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही शानदार बैच लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत आपको हर एक सब्जेक्ट का पूरा फुल नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिन यहाँ पे वादा किया था। तो उसी के कड़ी में ये आपका ज्योग्राफी का पहला क्लास होने वाला है मित्र, और यहाँ पे पहला क्लास आपका होने वाला है। और देखिए कितने शानदार तरीके से मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा कि अगर आप कभी भी नहीं पढ़े हैं तो पहला चैप्टर कर एक बार अगर माइंड कंसंट्रेट करके एक बार केवल इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आई होप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको यहां पर हिला सके। तो आइए बात करते हैं यहां पे पहले स्लाइड की तरफ। पहला स्लाइड आपके सामने दिया हुआ है मित्र। आपको यहां पे पता है कि आपको सामाजिक विज्ञान हम यहां पे बताने वाले हैं, और सामाजिक विज्ञान में जितने पोर्शन होते हैं, टोटल कितने पोर्शन होते हैं, तो यहां पे टोटल 4 पोर्शन आपको यहां पे पढ़ना है, और 4 पोर्शन में आपका आता है जियोग्राफी यानी भूगोल की बात यहां पर किया जाता है। और भूगोल में चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे तो आपका है संसाधन एवं विकास। तो आज के इस क्लास में हम संसाधन और विकास के बारे में यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं, चीजों को समझने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि बच्चों जो आपका ये सब्सक्राइब होता है, जो आपका कमेंट होता है, ये मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो बात करते हैं यहाँ पे संसाधन का। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपसे बोल दे भैया संसाधन क्या होता है, अगर आपसे बोल दे क्या दोस्त यहाँ पे संसाधन किसे कहते हैं, तो संसाधन का मतलब आपका होता है उपकरण। संसाधन का मतलब क्या होता है, उपकरण। ये कैसा डिफिनेशन है, कोई डिफिनेशन नहीं है, मैं बताना अभी भूल गया हूं, मैं बता रहा हूं अभी कि संसाधन का मतलब होता है वे वस्तुएं, यानी वे वस्तुएं या वे वस्तुओं जिसकी सहायता से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भैया संसाधन क्या है। तो संसाधन का मतलब होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो क्या है, संसाधन है। मेरे हाथ में रिमोट है और इस रिमोट की सहायता से हम स्लाइड को आगे और पीछे करते हैं, तो ये हमारा क्या है, संसाधन है। ये क्या है, संसाधन है। जैसा कि आप देख पा रहे, बहुत ही शानदार मैंने नोट्स यहाँ पे डिजाइन किया है, तो ये हमारा क्या है, संसाधन है। आप मोबाइल के द्वारा यहाँ पे पढ़ रहे हो और मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारे सिस्टम क्या है, संसाधन है। सिंपल भाषा में अगर आपसे कहा जाए कि भैया संसाधन क्या होता है, तो आपका जवाब जाना चाहिए मेरे दोस्त, क्या जाना चाहिए कि वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संसाधन क्या एक ही प्रकार का नहीं होता है। जी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अभी हम बताने वाले हैं, सब्र तो करो, अभी मैं बताने वाला हूं। यहाँ पर देख सकते हैं संसाधन क्या होता है, यानी हमने आपको बताया कि वे पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करता है, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, यानी हमारे परिवेश में, हमारे संसार में, हमारे जगत पे, हमारी पृथ्वी पर जितने भी वस्तु उपस्थित हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभव हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। भैया जैसे हमको पता है कि हमारे पास जमीन वमीन नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जमीन नहीं है। अगर आपके पास जमीन है तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप जाकर चंद्रमा पर जमीन लेकर रहेंगे? ऐसा नहीं ना हो सकता है। आप जाकर क्या सूर्य पे यहाँ पे जमीन लेकर रहेंगे, क्योंकि सूर्य के ऊपर भी तो सतह है। क्या आप यहाँ पे मंगल ग्रह पे जाकर रहेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा हम किस लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना संसाधन नहीं है, उतना प्रौद्योगिकी नहीं है जिसका उपयोग हम वहां पे जाकर करें। तो संसाधन वह वस्तु होना चाहिए जिसे हम प्रौद्योगिकी के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, मतलब प्रैक्टिकल लैब के द्वारा उसको मॉडिफाई करके अपने कार्यों में ला सके, वह हमारा क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं संसाधन के प्रकार की बात करते हैं। अब देखिए संसाधनों का वर्गीकरण, यानी जो संसाधन है इसके बहुत सारे वर्गीकरण किए गए हैं। अब संसाधन के क्या क्या वर्गीकरण किए गए हैं, जैसे संसाधन के आपके पहला वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव होता है और दूसरा क्या होता है, अजैव होता है। अभी इसके बारे में मैं डिटेल से आपको डिस्कस करने वाला हूं। अगर बात करते हैं क्या समापत्तिया के आधार पर, समापत्तिया का मतलब होता है समाप्ति, यानी समापत्तिया का मतलब आपका यहाँ पे होता है क्या, समाप्ति। जैसे
जैसा कि हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे ईंधन होते हैं, बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं तो वह खत्म हो जाता है। आप लिखने का काम करते हैं तो लिखने का काम जिस भी कॉपी पर करते हैं क्या वह लाइफ टाइम चलता रहता है? ऐसा नहीं होता है, उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसकी एक दायरा होता है। तो जिसका लिमिटेशन होता है, जिसका दायरा होता है, वो क्या होता है आपका यहाँ पर, वह आपका नवीकरणीय संसाधन होता है। और जिसका दायरा वो अनलिमिटेड होता है, जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, वो अनवीकरणीय होता है। तो अभी भी इसको हम बताएंगे। अगर स्वामित्व के आधार पर हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को बहुत भागों में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए अगर हम व्यक्तिगत की बात करते हैं, व्यक्तिगत क्या है, जैसे अब ये जो हमारे पास ये क्या है, मार्कर है। अब इस मार्कर पर केवल और केवल मेरा अधिकार है। आप लोग पढ़ रहे हो तो ये आप लोगों का अधिकार है, ये आप लोगों का क्या है, अधिकार है। सामुदायिक का मतलब जिसको समुदाय के लोग यहाँ पे यूज करते हो, और राष्ट्रीय का मतलब जिसको देश के लोग यूज करते हो, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जिसका उपयोग पूरे विश्व के लोग यहाँ पर करते हो। और विकास के आधार पर भी यहाँ पे संसाधन को बांटा गया है, जैसे संभावी विकास, संभावी विकसित भंडार और संचित भंडार कोष, ये सब क्या होते हैं आपके यहाँ पे संसाधन के प्रकार होते हैं। आइए बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हम बात करेंगे पहला जैव उत्पत्ति के आधार पे संसाधन। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो हमने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को दोस्त कितने भागों में बांटा गया था, तो 2 भागों में बांटा गया था। पहला संसाधन क्या था, जैव, और दूसरा संसाधन आपका क्या था यहाँ पर, अजैव था। यानी पहला संसाधन आपका क्या था, जैव, और दूसरा संसाधन क्या था मित्र, यहाँ पर अजैव था। अगर जैव संसाधन की बात करेंगे तो वे संसाधन या ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होता है। जैव का मतलब होता है जीव, मंडल का मतलब होता है समूह। यानी अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, जैव मंडल की अगर हम बात करते हैं तो यानी जीवों का समूह क्या कहलाएगा आपका दोस्त, यहाँ पर जीवों का समूह क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। यानी क्या आप लिखेंगे, ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं मनुष्य। अब मनुष्य तो आपका जीव है, सांस भी लेता है, भोजन भी ग्रहण करता है, पाचन क्रिया का भी काम करता है, श्वसन का क्रिया का भी कार्य करता है, उत्सर्जन भी कार्य करता है, वृद्धि भी होता है, विकास भी होता है। तो ये आपका क्या होता है, जीव होता है। और उसी में आपका प्राणी जात आता है इत्यादि। ये सब कौन से संसाधन होते हैं, तो ये सारे के सारे आपके जैव संसाधन यहाँ पे होते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि चैनल नया है, उम्मीद नहीं है, और जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाओगे वैसे वैसे एक नया इतिहास में रचने के कगार पे पहुंचूंगा, और इसमें मैं आपको बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। बात किया जाता है अगर अजैव संसाधन का, देखिए अजैव संसाधन क्या है, यानी वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं और अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी जो निर्जीव वस्तुओं से, जैसे यहाँ पे पवन चक्की जो आपका है निर्जीव वस्तु से बना है। अगर हम बात करते हैं इस जहाज की तो ये निर्जीव वस्तु से बना है। अगर हम यहाँ पे एरोप्लेन की बात करते हैं तो ये निर्जीव वस्तु का कार्य करता है। और ये घर हो गया, ये गाड़ी हो गया, और ये पहाड़ हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, निर्जीव वस्तुएं होते हैं। और जब निर्जीव वस्तुएं हमारे उपयोग, हमारा कार्य, हमारी सुविधा के लिए बना होता है तो हमारा क्या कहलाता है, अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे हमको पता है कि पवन चक्की जो होता है बिजली उत्पादन का कार्य करता है। जो जहाज होता है हम उसकी सहायता से एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। अगर एरोप्लेन की बात करते हैं तो एरोप्लेन जो आपका होता है उसके द्वारा हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान। इसी तरीके से इन सबका उपयोग होता है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे मित्र, अजैव संसाधन कहेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो पा रहा होगा। एक चीज और आप समझना, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, ज्यादा भटकने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर पीडीएफ आपको यहाँ पर लेना है तो आप आशा ट्यूटोरियल्स, यानी क्या लिखेंगे दोस्त, टेलीग्राम पे आशा ट्यूटोरियल्स लिखेंगे, और आशा ट्यूटोरियल्स जब लिखेंगे तो वहां पे आपको पूरा का पूरा पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां पे जाकर आप पूरे के पूरे कंटेंट को, पूरे के पूरे पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को भी और भी शानदार कर सकते हैं। हम बात करते हैं समापत्तिया के आधार पर
संसाधनों का वर्गीकरण। समापत्या का मतलब होता है समाप्ति। समापत्या का मतलब क्या होता है दोस्त, यहाँ पे समाप्ति होता है, यानी समाप्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो 2 भागों में किया गया है। ये पहला है और ये दूसरा है। अगर पहले संसाधन की हम बात करते हैं तो पहला संसाधन आपका क्या है, नवीकरणीय संसाधन। देखो नवीकरणीय नाम से समझ में आ रहा है कि नवी मतलब जिसे हम क्या कर सकते हैं, रिसाइक्लिंग कर सकते हैं, यानी जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं अगर पवन चक्की, अब पवन चक्की चल रहा है भैया, तो ये पवन चक्की क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि उसको वायु चलाता है, पवन चलाता है, हवा चलाता है, यानी जो हवा होता है एक बार नहीं बार बार उसको चलाएगा और आगे निकल जाएगा, कभी वो खत्म नहीं होगा। यानी ये सभी के सभी क्या होते हैं, सोलर सेल की बात करेंगे, यहाँ पे जल की बात करेंगे, यहाँ पे हम पवन चक्की की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे कौन से होते हैं, नवीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन का मतलब ये होता है कि वे संसाधन जिसे हम कृत्रिम विधियों द्वारा या प्राकृतिक विधियों द्वारा पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में लौटा पाते हैं, वापस ला पाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी वे संसाधन जिसे हम विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोग में बनाकर उसे लाया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। अगर वही हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन का, अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसका एक बार उपयोग करें और फिर उसका उपयोग हम ना कर सके, तो आपका क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन होता है। अब जैसे मान लीजिए अनवीकरणीय संसाधन में आप क्या लिखेंगे कि वे संसाधन जिन्हें हम एक बार उपयोग करें और उसे पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, मतलब एक बार उपयोग करेंगे उसकी कहानी खत्म। इस मार्कर को अगर हम जला देते हैं तो फिर से इसको हम मार्कर नहीं बना सकते हैं। अगर कोई लकड़ी है वो जल गया तो फिर से उसको हम लकड़ी नहीं बना पाएंगे। अगर कोई पेट्रोलियम है वो खत्म हो गया तो पुनः हम उसे पेट्रोलियम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे जो संसाधन होते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और यहाँ पे विकास एवं लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ और अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अब देखिए एक चीज और आपका है, ये यहाँ पे बताना भूल गया है, नोट करके यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जो यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन होता है ये आपका असीमित होता है। क्या होता है मित्र, यहाँ पे असीमित होता है। लेकिन अगर हम नवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सीमित होता है। यानी आप लिखेंगे यह आपका क्या होता है, सीमित होता है, क्योंकि यहाँ पे असीमित का मतलब इसका चाहे जितना उपयोग करें ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन सीमित का मतलब इसका जैसे जैसे उपयोग करते जाएंगे वैसे वैसे यह खत्म होता जाएगा। आइए चलते हैं नए स्लाइड की तरफ। अगर हम स्वामित्व के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो स्वामित्व के आधार पे क्या क्या आपका यहाँ पे वर्गीकरण होगा एक बार देखते हैं। पहला आपका क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, यानी व्यक्तिगत, हमने आपको बताया था व्यक्तिगत मतलब वे संसाधन जिसको केवल एक व्यक्ति उपयोग करता है। जैसे आप साइकिल यहाँ पे खरीदे हो तो उस साइकिल के सर्वे सर्वा मालिक आप हैं, उसका उपयोग केवल आप करते हैं। ऐसा नहीं कि आप साइकिल खरीद लिए पूरे गांव के लोग उसका उपयोग करें, ऐसा नहीं ना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी व्यक्तिगत संसाधन मतलब वैसे संसाधन जिसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है, जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे किसी किसान की जमीन, घर इत्यादि। यानी वे संसाधन जिसका उपयोग केवल एक व्यक्ति करता हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। काम खत्म। बहुत आसान है आपका जियोग्राफी, बहुत आसान है क्लास 10। अगर आप अभी से अच्छे तरीके से केयर कर जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपका यहाँ पे 95% कहीं नहीं गया है मित्र, आप यहाँ पे 95% यहाँ पे ला सकते हैं। मेरी जिम्मेदारी देखिए कहाँ पे है, आपको मैं बता देता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है मैथ की, और मैथ में मैं आपका यहाँ पे स्कोर ला कर छोड़ूंगा कितना, 100 नंबर। 100 में 100 नंबर मैं मैथ में दिलवाने का प्रयास करूंगा। अगर वही हम बात करते हैं साइंस का, तो साइंस में भी आपका 100 नंबर पूरा क्रैक किया जाएगा। अगर हिंदी की बात किया जाएगा तो हिंदी में भी 100 नंबर का यहाँ पे बात होगा, और यहाँ पे इंग्लिश की बात किया जाएगा तो इंग्लिश में भी पूरा प्रयास रहेगा कि आप 100 नंबर स्कोर करिए। और एसएसटी की बात करेंगे तो एसएसटी में भी आपका 100 नंबर होगा। बाकी जो आपका यहाँ पे संस्कृत और आर्ट बच जाता है उसमें थोड़ा सा संशय है, बट उसके लिए भी आप लोगों को लिए एक स्पेशल हम टीचर हायर करेंगे, तो उसके लिए डोंट वरी।
अब देखिए बात करते हैं सामुदायिक संसाधन का। सामुदायिक का मतलब होता है गांव कस्बा के लोग। जैसे मान लीजिए गांव में जो सड़कें बनी होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट लगा होता है, जो सरकारी योजना के द्वारा तालाब बनाया जाता है, जो पार्किंग बनाया जाता है, जो रोड पे जो स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है, गांव में जो सड़कें बनाई जाती हैं, ये सभी के सभी जो होते हैं वो सबके लिए होता है, मतलब पूरे गांव के लिए होता है, एक समुदाय के लिए होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यानी क्या लिखेंगे? वे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। बातें क्लियर हो गया? जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे में हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे गांव का क्या हो गया? तालाब हो गया। गांव का क्या हो गया? तालाब हो गया। सड़कें की बात करेंगे तो सड़कें हो गया। सड़कें की बात करेंगे दोस्तों तो सड़कें हो गया। और वही हम बात करते हैं अगर रिंग स्ट्रीट लाइट, अगर हम लाइट की बात करते हैं यानी स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं तो ये भी आपका क्या हो गया? ये आपका सामुदायिक संसाधन हो गया। आई होप ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं। चलिए स्लाइड नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय नाम से क्लियर है। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे राष्ट्र का उपयोग करने का मतलब है जैसे आप जाते हो, बहुत बड़े हाईवे पर जाते हो, राजमार्ग पर जाते हो, या कोई सर्विस करने जाते हो, तो ये सब क्या होते हैं? किसी भी स्थान पे घूमने के लिए जाते हो तो ये सब क्या होते हैं? आपके राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। यानी किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो और उसका उपयोग राष्ट्र के सभी लोग कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? उसे हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो हिला कर रख देंगे, आपका अगर साथ मिला तो ये पूरा का पूरा मंजर बदल के रख देंगे। और यहाँ पे जब भी आपका स्कोर आएगा, तो जब आपका नंबर आएगा आपके हाथ में, जब यहाँ पे मार्क शीट रहेगा तो पूरा का पूरा 95 प्लस रहेगा। और देख कर सभी के सभी लोग हैरान मानेंगे, इतना जबरदस्त आपकी मैं तैयारी करवाऊंगा। अगर बात किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का, देखिए अंतर्राष्ट्रीय का मतलब उसके एक देश, दूसरे देश, तीसरे देश, सभी देश के लोग उसका उपयोग करते हैं। यानी तट रेखा के 200 मील दूर से परे खुले महासागरीय संसाधनों का किसी देश का अधिकार नहीं होता है और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में होता है। इन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कोई भी यहाँ पे आपका देश होता है तो किसी भी देश के तट से अगर हम 200 मील आगे चल जाएं, कितना दूर? 200 मील अगर आगे चले जाते हैं तो वहां पे जो संसाधन होता है उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है, बल्कि सभी देशों का उस पर अधिकार होता है। तो वो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो पा रही होगी। चलिए बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। यानी विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में यहाँ पे बांटा गया है? तो पहला यहाँ पे संसाधन क्या है आपका? संभावी संसाधन। संभावी का मतलब होता है जिसकी संभावना बनी रहती है। संभावनी का मतलब जिसकी संभावना बनी रहती है। यानी वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया है और संभावी संसाधन कहलाते हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए हमें पता है कि हमारे देश में बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं, बहुत सारे जंगल ऐसे हैं, बहुत सारे झरने ऐसे हैं जहाँ पे वीरान पड़ा हुआ है, उसका उपयोग नहीं है। मतलब वहाँ पे उसके जमीन के नीचे कुछ कीमती चीजें हो सकता है, कोयले का भंडार हो सकता है, पेट्रोलियम का भंडार हो सकता है, या तो यूं कहें तो सोने का भंडार हो सकता है, किसी का भी भंडार हो सकता है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। यानी जिसकी संभावना बनी रहती है। विकसित संसाधन देखो क्या होता है? विकसित का मतलब जिसका उपयोग हम प्राप्त करते हैं। जैसे पेट्रोलियम आपका है, अब पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, एलपीजी हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सारे के सारे ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति से तो मिले हैं लेकिन इसका उपयोग हम प्रॉपर रूप से कर रहे हैं। इसका उपयोग हम प्रॉपर रूप से क्या कर रहे हैं और बड़ी अच्छे गुणवत्ता के साथ भी कर रहे हैं और इसकी मात्रा भी निर्धारित की जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। तो याद रखना, अगर आपसे बोलता है कि बताइए भैया विकसित संसाधन क्या होगा मेरे लाडलो, मेरे शेर और शेरनियों, तो आपका जवाब जाना चाहिए कि वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो विकसित संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। अगर वही हम बात करते हैं भंडारित संसाधन का। अब देखो भंडारित संसाधन क्या होता है?
यानी पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। यानी मानव के पहुंच से बाहर है, उसे हम भंडारित संसाधन कहते हैं। मतलब वे संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन हमारे पहुंच से परे हैं। जैसे सन की लाइट की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमें पता है कि अगर जो बिजली चमकता है, यानी बरसात के दिन आए और बरसात का जब दिन आएगा तो ऐसा होगा नहीं कि बारिश नहीं होगा, और बारिश जब होगा तो वहां पे बिजली भी चमकेगा। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पर है बच्चों कि अगर बिजली आपका चमकता है तो उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, यानी विद्युत फ्लो करता है। लेकिन हमारा जो समाज है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, इतना विकसित नहीं हुआ है कि उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? भंडारित संसाधन कहते हैं। बात करते हैं अगर संचित संसाधन का, यानी संचित संसाधन का मतलब प्रयोग क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे ढेर सारा होमवर्क करना है, मास्टर साहब आपको स्कूल में होमवर्क दे देते हैं और आपको होमवर्क करना है। क्या करना है? यहाँ पे आपको यहाँ पे होमवर्क यहाँ पर करना है। और जब होमवर्क यहाँ पे आपको करना है तो आप पहले यहाँ पे करके वहाँ पे संचित कर लेते हैं, मतलब एकत्रित कर लेते हैं। तो ये आपका संचित संसाधन होता है। यानी वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाता है। मतलब वहां पे संसाधन तो है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संचित संसाधन कहेंगे। स्लाइड नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे संसाधनों का विकास, एक बार सभी मित्र यहाँ पर प्यार से कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि क्या आपको ये स्लाइड पसंद आ रही है कि नहीं, क्या कंटेंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, क्या पढ़ाई पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बात करते हैं यहाँ पे संसाधनों के विकास का। देखिए संसाधन के विकास की क्या क्या भूमिकाएं रही हैं, पहली बात तो हम यहाँ पर नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे नोट करते हुए दोस्त यहाँ पे हम क्या काम करेंगे? चलेंगे। देखिए मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम लोगों को यहाँ पे अस्तित्व में रहना है तो बिना संसाधन के तो हम लोग रहेंगे नहीं। संसाधन रहेगा भैया तब ना हम लोग खाना पीना खाएंगे, कहीं पढ़ने लिखने जाएंगे। जब संसाधन नहीं रहेगा तो कहाँ से जाएंगे? बहुत बतियाते हैं। यानी आवश्यक है, और ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन किसका देन है? प्रकृति का देन है। जी बिल्कुल देन है। अगर प्रकृति ना चाहे कि हमको ये संसाधन नहीं देना है तो क्या हम लोग जाकर कहीं और से ला सकते हैं? जी ऐसा नहीं ना हो सकता है। जितने भी संसाधन का उपयोग करते हैं हम प्रकृति के द्वारा ही करते हैं, बस उसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? प्रकृति की देन है, और इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। अब क्या क्या समस्याएं पैदा हुई उसको भी एक बार हम देखते हैं। यानी कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे भू माफिया हैं, बहुत सारे जंगल माफिया हैं, बहुत सारे पहाड़ माफिया पड़े हैं। आप देखोगे पूरा का पूरा जो यहाँ पे उद्योगपति है पूरा पूरा पहाड़ को काट के पहाड़ गायब कर दे रहे हैं, झरना को ही सब बंद कर दे रहे हैं। या तो बात किया जाएगा तो वहां पे वह नदियों का रुख ही बदल दे रहे हैं, मिट्टी को पूरा का पूरा निकाल दे रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? लालचवश वहां पे जो व्यक्ति होते हैं अधिक से अधिक पैसा कमाने के लालच के लिए वह पूरा का पूरा संसाधन का यहाँ पर दुरुपयोग करते हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज के दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। यानी देखिए ये बहुत सारे लोगों के घर आप देखेंगे 5 ठो 6 ठो 2 व्हीलर है, 2 ठो 3 ठो 4 व्हीलर है, साइकिल 5-6 ठो है। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में देखोगे कि बहुत सारे व्यक्ति हैं लेकिन उनके घर साइकिल भी अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब एक जो हमारा समाज है इतना ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन ले लिए हैं कि वहाँ पे कोई उपयोग करने वाला नहीं है, और एक हमारा समाज ऐसा है जहाँ पे संसाधनों की बहुत ही कमी है। और इसी संसाधन की कमी और अधिकता की वजह से जो हमारा समाज है 2 भागों में बट गया है। किसके किसके भागों में? एक अमीर के और एक यहाँ पे गरीब भाग में यहाँ पे बट गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट का, यानी संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। जैसे बात करेंगे यहाँ पे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नकरण आदि। यानी जैसे जैसे हम संसाधन का उपयोग करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें आपका जैसे लोग कहते हैं हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण नहीं करना चाहिए, जल प्रदूषण नहीं करना चाहिए, मृदा प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो ये सब किसके लिए होता है? तो ये सारे के सारी चीज़ें आपका होता है
ये सारी के सारी जो चीज़ें होता है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए होता है, लेकिन अंधाधुंध उपयोग के कारण जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ता चला जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर नेक्स्ट का। बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, यानी मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यानी कहने का मतलब जिसको जितनी आवश्यकता है संसाधन का उसको उतना मात्रा में दिया जाए और किसी को आवश्यकता से अधिक ना दिया जाए और किसी को आवश्यकता से कम ना दिया जाए, ये क्या हो गया है, बिल्कुल आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या है, यानी सतत पोषणीय विकास। सतत का मतलब क्या है, सतत का मतलब क्या है, तो याद रखना सतत अगर आपसे बोलेगा तो सतत का मतलब आपका होता है मित्र क्या, लगातार होता है। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार। पोषणीय विकास का मतलब होता है पोषण देने वाला, यानी वे संसाधन जो हमें लगातार प्राप्त होता रहता है, यानी संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, उसे सतत आवेश यानी सतत पोषणीय विकास कहलाता है या कहते हैं। यानी ऐसे यहाँ पे संसाधन जिसका उपयोग हम तो करें ही, लेकिन हमारे बच्चे भी करें और हमारे बच्चे के भी बच्चे करें, तो ये सभी के सभी संसाधन क्या होते हैं दोस्त, यहाँ पे सतत पोषणीय संसाधन या सतत पोषणीय विकास कहलाता है। बात करते हैं एजेंडा 21, इसको नोट कर लीजिएगा। जो यहाँ पे एग्जामिनर है उसको इश्क हो गया है एजेंडा 21 से, यानी जो एग्जामिनर है उसको इश्क हो गया है एजेंडा 21 से, और बार बार क्वेश्चन यहाँ पे आपका यह पूछा जाता है कि भैया बताओ एजेंडा 21 से आप क्या समझते हैं। तो याद रखना जो एजेंडा 21 है ये आपका एक गठन किया गया था, एक समिति किया गया था, एक सभा किया गया था। कैसा सभा किया गया था, तो 1992 ईस्वी में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, आपसे पहला क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए एजेंडा 21 कब हुआ था, तो यहाँ पे आपका 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था, और ब्राजील के किस शहर में हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में यहाँ पे हुआ था। तो 3 क्वेश्चन आपका बन गया। 1992 में हुआ था, कहां पे, ब्राजील देश में हुआ था, किस शहर में हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। और इसमें हुआ था क्या, किसके बारे में यहाँ पे हस्तक्षेप किया गया था, बताया गया था, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 क्या किए थे, पारित किए थे। और एजेंडा 21 जो आपका है ये संसाधनों और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को सही बनाए रखने के लिए किया गया था। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था, यानी जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना हुआ था। मतलब जो भी यहाँ पे समस्याएं होंगी, जो भी यहाँ पे आपका वैश्विक स्तर पे होगा, रोगों के स्तर पे होगा या आपका किसी भी स्तर पे होगा, तो उसको सभी के सभी देश मिलकर उसका निवारण करेंगे और यहाँ पे उसको क्षति होने से यहाँ पे बचाने का कार्य करेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर नेक्स्ट का। अगर हम संसाधन नियोजन की बात करते हैं, संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है, सुधारना, यानी नियोजित करना, सुनिश्चित करना। तो ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधनों का नियोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्र, संसाधनों का नियोजन कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड का। अब नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या है कि भारत में संसाधनों का नियोजन कैसे होता है। भारत में संसाधनों का नियोजन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम बोर्ड में। तो आप लिखेंगे क्या कि संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी जब भी यहाँ पे आप संसाधन का उपयोग करें, जब भी संसाधन यहाँ पे बनाएं, तो पहले आप देख लें कि वह सभी व्यक्ति के पास अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं, उसको लोग आसानी से स्टोर कर पा रहे हैं कि नहीं, और उसका लोगों को उपयोग आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए सरकार LPG गैस देता है। अब LPG गैस देता है, लेकिन ट्विस्ट आपका यह है कि उसमें अगर वह सिलेंडर प्रोवाइड ना करे, क्या करे, सिलेंडर प्रोवाइड ना करे, तो क्या हम LPG गैस का उपयोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हमें इन्हीं सब चीजों का यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है।
सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। यानी जो भारत में पंचवर्षीय योजना चली आ रही है, इसमें पहले ही पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा उपयोग किसके लिए किया गया था, तो संसाधन नियोजन के लिए यहाँ पर किया गया था। और भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। अब क्या क्या बिंदु निम्नलिखित है, यानी पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। यानी जो सरकार का काम है वो कहते हैं भैया जितने भी प्रदेश है, जितने भी जिले हैं, वहाँ पे कहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है, अभ्रक कहाँ पे पाया जाता है, लोहा कहाँ पे पाया जाता है, टीन कहाँ पे पाया जाता है, लौह अयस्क कहाँ पे पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है, चूना कहाँ पे पाया जाता है, तो उसका एक तालिका बना दिया जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पे पेट्रोलियम ले तो उसके नवीनीकरण में हम आधा से ज़्यादा उसका अमाउंट वेस्ट कर दे, लॉस कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी होना चाहिए वो भी एक न्यायपूर्ण होना चाहिए, वहाँ पे एकदम परफेक्ट चीज़ों को देना चाहिए। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच तालमेल बैठाना, यानी जो संसाधन नियोजन होता है और जो विकास नियोजन होता है, इन लोगों के बीच में तालमेल यहाँ पे जब सही बैठेगा तभी उसका हम सही तरीके से तालिका बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। संसाधन संरक्षण, देखिए संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए, ये क्या कहलाता है, संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का मतलब सुरक्षित रखना। अगर हम इसकी बात करेंगे तो पहला आपका क्या आता है, भू संसाधन। भू का मतलब होता है जमीन। भू का मतलब क्या होता है आपका, जमीन। यानी हमें सबसे पहले क्या सुरक्षित रखना चाहिए, हमें सबसे पहले जमीन को सुरक्षित रखना चाहिए। यानी भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पे हम क्या काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग वहाँ पे जीवन यापन करते हैं, घर मकान बनवाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, भूमि के द्वारा होता है। तो भूमि संसाधन सबसे जरूरी है। दूसरा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जैसे जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। तो ये सभी के सभी भूमि पर ही आधारित है। दूसरा पॉइंट क्या है, भूमि एक सीमित संसाधन है। यानी जो भूमि है एक सीमित संसाधन है। किसी के पास 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 2 बीघा जमीन है, किसी के पास 1 बिस्सा जमीन है। तो जो आपका यहाँ पे जमीन होता है वह क्या होता है, आपका सीमित संसाधन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो जमीन है वो कैसा संसाधन है, तो आप क्या लिखोगे, यह व्यक्तिगत और सीमित संसाधन के रूप में जाना जाता है। इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। अब पता चला कि आपके पास 5 बिस्सा जमीन है, उसी में आपको घर बनवाना है, उसी में आपको बालकनी बनवाना है, उसी में आपको गार्डन बनाना है, लेकिन आप वहाँ पे सड़क निकाल देते हैं, आप वहाँ पे तालाब बनवा देते हैं, आप वहाँ पे खेलकूद का मैदान बनवा देते हैं, तो घर कहाँ बनवाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भूमि आपका है, जो यहाँ पे जमीन है, उसका उपयोग हमें एक सही तरीके से, नियोजित तरीके से यहाँ पे करना चाहिए। भारत में भूमि संसाधन, अब देखिए भारत में भूमि संसाधन कैसा है, यानी भारत में लगभग 43% भूभाग क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भारत में भूभाग कितना प्रतिशत है, तो आपका जवाब जाना चाहिए कि 43% क्या है, भूभाग है, जिसमें आपका मैदान आता है। यानी 43% में आपका क्या आता है, मैदान आता है। और जो कृषि के उद्योग के लिए, विकास के लिए सुविधाजनक भी आपका होता है। और दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 30% अगर हम जमीन की बात करेंगे तो यह क्षेत्र विस्तृत रूप से पर्वत में स्थित है। यानी जो यहाँ पर 30% हमारे इंडिया का जो यहाँ पर जमीन है उस पर लगभग 30% में क्या फैला हुआ है, पर्वत फैला हुआ है, और जिसमें 12 महीने नदियों का प्रवाह होता है और पर्यटन विकास के लिए ये क्या होते हैं, अनुकूल परिस्थितियां भी प्रदान करते हैं। तो पहला पॉइंट आपका नोट करिएगा कि 43% ऐसा है जहां पे जो कृषि और उद्योग के लिए आपका यहां पे बटा हुआ है। 30% ऐसा जमीन है जिसमें आपका पर्यटन विकास आता है और उसी के अंतर्गत आपका पर्वत और झील नदी आता है। और लगभग 27% की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो हिस्सा आता है वो पठारी क्षेत्र में आता है। और पठारी क्षेत्रों में क्या क्या पाया जाता है, तो खनिज पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन पाया जाता है और वनों का अपार संचय कोष भी इसी के अंतर्गत पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पर
बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपका बन गया है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 100% में, तो 100% में 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे अगर 43% की बात करेंगे तो इसमें कृषि का बात होगा। अगर वही हम बात करते हैं 30% में, तो यहाँ पे आपका नदी, झील और यहाँ पे पर्वत की बात होगा। और उसके बाद 27% अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका पठार आता है, और पठारों से क्या मिलेगा, खनिज मिलेगा, जीवाश्म ईंधन मिलेगा और वनों का अपार संचय कोष भी इसी के अंतर्गत मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। इसी तरीके से डेली वीडियो पाने के लिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश जुनून के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई भी करते रहिए और शानदार तरीके से भी करते रहिए। और आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपके हिसाब से कंटेंट को बना सकूं। धन्यवाद।